पिक्चर 461 तुम्हें मैं नौकर नजर आता हूँ। मिस्टर बजाज बानी को लेकर रघुवंशी हाउस से बाहर आ गया। बानी इस वक्त बहुत गुस्से में दिखाई दे रही थी। मिस्टर बजाज ने बानी को देखकर उसके दोनों गालों को अपने हाथों में भरकर कहा, अंडरस्को, गुस्से से कुछ नहीं होगा बच्चा। बानी कुछ नहीं बोली, बस अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करती रही। मिस्टर बजाज ने बानी को गाड़ी में बैठा लिया और फिर खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गए। थोड़ी देर में उन्होंने गाड़ी अपने घर के बाहर रोकी। बानी अब भी गुस्से में बैठी हुई थी। मिस्टर बजाज बोले, अंडरस्को, बानी समझने की कोशिश करो, ऐसे शादी नहीं होगी। बानी अपने पापा की तरफ देखकर बोली, अंडरस्को, तो कैसे होगी बताइए, क्या करूं मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ पापा, कुछ भी, लेकिन आपको मरते हुए भी तो नहीं देख सकती। मिस्टर बजाज ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली, जैसे वो किसी दुख को लेकर अंदर ही अंदर बैठे हैं। फिर उन्होंने अपनी आंखों खोली और बानी को देखकर कहा, अंडरस्को, तुम्हें सैक्रिफाइस करने की जरूरत नहीं है, भाग जाओ यहाँ से। ये सुनते ही बानी की आंखें भीग गई। बानी बोली, अंडरस्को, कैसी बात कर रहे हैं पापा? जब मैं छोटी थी आपने दूसरी शादी नहीं की, कहीं मुझे सौतेली माँ परेशान ना करें, और अब जब आपकी जान पर बन आई है तो आप चाहते हो कि मैं भाग जाऊं। मैं नहीं भागूंगी, बिल्कुल नहीं भागूंगी। मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं क्रिश से शादी करके रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। कहकर बानी फूट फूट कर रोने लगी। मिस्टर बजाज से अपनी बेटी का दुख देखा नहीं जा रहा था। उन्होंने बानी के सिर पर हाथ रखा और उसे प्यार से पुचकारते हुए कहा, अंडरस्को, मैं अपनी जिंदगी जी चुका हूँ, लेकिन तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है। तुम अपनी जिंदगी मेरे लिए खराब मत करो। तुम क्रिश से प्यार नहीं करती। बानी बोली, अंडरस्को, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा पापा। मैं क्रिश के पास रहूंगी तो उससे प्यार करने लगूंगी, और क्रिश तो है ही बहुत अच्छा। आपने देखा ना पूरी रघुवंशी फैमिली कितनी अच्छी है, और आप फिक्र मत कीजिए, जो होगा सही होगा। इतना कहकर बानी ने अपने आंसू पोंछ लिए और गाड़ी से निकलकर घर के अंदर भाग गई। मिस्टर बजाज अपनी बेटी को गाड़ी में बैठे हुए देख रहे थे। अचानक ही उन्होंने आंख बंद की और खुद से कहा, अंडरस्को, तुम्हारे कर्मों का भी हिसाब होगा। तुम जो मुझे मजबूर कर रहे हो कि मैं अपनी बेटी की शादी रघुवंशी फैमिली में कर दूं, भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। मेरी बेटी जो तुम्हारी वजह से आंसू बहा रही है, उसके एक एक आंसू का हिसाब भगवान तुमसे लेगा। दूसरी तरफ अभिमान तैयार हो चुका था और आराध्या क्लोजेट में तैयार हो रही थी। प्रॉब्लम ये थी, आराध्या को साड़ी पहननी आती नहीं थी और हीर ने उसे साड़ी पहनने के लिए कहा था, इसलिए वो बेचारी अपनी साड़ी में जैसे तैसे उलझी हुई थी। और अभिमान, उसने तो कसम खा रखी थी कि वो कभी भी आराध्या की हेल्प नहीं करेगा। अभिमान आराम से सोफे पर तैयार होकर बैठा हुआ लैपटॉप पर काम कर रहा था। उसे कोई जल्दी नहीं थी। आर्या कमरे में आई। उसने देखा तो अभिमान तो तैयार होकर लैपटॉप पर काम कर रहा है, लेकिन आराध्या कहीं दिखाई नहीं दी। आर्या बोली, अंडरस्को, अभिमान आराध्या कहाँ है? अभिमान बोला, अंडरस्को, पिछले 1.5 घंटे से क्लोजेट में है। पता नहीं ऐसे कौन से कपड़े पहन रही है जिसे पहनने में 1.5 घंटे लगते हैं। आर्या ने गुस्से में अभिमान को देखा और बोली, अंडरस्को, तो तुम पूछ नहीं सकते या उसकी हेल्प नहीं कर सकते? अभिमान बोला, अंडरस्को, मैं काम करता हूँ, अपना बिजनेस छोड़कर एक साड़ी की दुकान खोल लेता हूँ। वो देखा होगा ना आपने, कितने ही दुकानदार होते हैं जो साड़ी पहन पहन कर दिखाते हैं। मैं भी कुछ ऐसा ही बिजनेस स्टार्ट कर लेता हूँ। आर्या ने गुस्से में अभिमान को देखा और अभिमान के चेहरे पर एक तंज भरी मुस्कुराहट आ गई। आर्या सीधा क्लोजेट की ओर चली गई। उसने वहां जाकर देखा तो आराध्या अपनी साड़ी में उलझी हुई है। वो बार बार उसे पहनने की कोशिश कर रही है, लेकिन सिल्क की होने की वजह से बार बार उसकी प्लेट खुले जा रही है। आर्या आराध्या के पास आई तो आराध्या नम आंखों से बोली, अंडरस्को, देखे ना आंटी, ये ठीक से बंद ही नहीं रही। मेरी ही गलती है। जब बड़ी माँ ने मुझे ये साड़ी दी थी तभी कहना चाहिए था कि मैं साड़ी नहीं पहन पाऊंगी, लेकिन मैंने उनका दिल रखने के लिए साड़ी ले ली और अब देखो पिछले 1 घंटे से लगी हुई हूँ, लेकिन ये तो बंधने का नाम ही नहीं ले रही। आर्या पंजों के बल बैठी और आराध्या की प्लेट को ठीक करने लगी और प्लेट ठीक करते करते बोली, अंडरस्को, पहली बात तो ये मुझे माँ कहा करो, दूसरी बात बाहर वो मुस्टंडा बैठा तो है,
उससे हेल्प क्यों नहीं ली? आराध्या गुस्से में बोली, उससे हेल्प लेने से अच्छा है कि मैं सूट में पग फेरे की रस्म कर लूं। आर्या ने आराध्या को साड़ी ठीक से पहना दी और फिर उसे कमरे से बाहर लेकर आई। फिर उसने आराध्या को मिरर के सामने चेयर पर बैठाया और फिर बैंगल्स लेकर उसे बैंगल्स पहनाती हुई बोली, ना तुम झुकोगी ना ये झुकेगा, तो फिर तुम दोनों का रिश्ता चलेगा कैसे? अगर तुम दोनों अकड़ कर रहोगे तो ज्यादा दिन तक अपने रिश्ते को चला नहीं पाओगे, लेकिन कोई एक भी झुक गया तो इस रिश्ते में मिठास आ जाएगी। जानते हैं हम सब ने जबरदस्ती तुम दोनों की शादी कर दी, लेकिन दुनिया में तो कितने सारे कपल ऐसे हैं जो शादी वाले दिन एक दूसरे को देखते हैं फिर भी एक साथ खुश रहते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे की कमियों को इग्नोर करके उनकी अच्छाइयों को एक्सेप्ट करते हैं। क्या तुम दोनों वैसे कपल नहीं बन सकते? आराध्या कुछ नहीं बोली, नजर झुकाकर बैठ गई। आर्या ने अभिमान की ओर देखा तो अभिमान ने भी अपना लैपटॉप बंद कर दिया। आर्या बोली, तुम दोनों को सब कुछ समझ आता है, लेकिन फिर भी बच्चों की तरह जिद करते हो। बड़े हो गए हो, छोटे नहीं हो, अपने रिश्ते को संभाल सकते हो। आर्या ने फिर एक छोटी सी बिंदी उठाई और आराध्या की माथे पर लगाकर कहा, मैं जा रही हूँ और तुम दोनों भी पग फेरे की रस्म के लिए चले जाओ। अनिरुद्ध का 2 बार कॉल आ चुका है, समझे? आराध्या और अभिमान दोनों ने हाँ में गर्दन हिलाए और आर्या वहां से जाने लगी। जाते जाते वो रुकी और उसने पलट कर कहा, एक और बात, हमारे खानदान में डाइवोर्स नहीं होते। अभिमान कुछ बोलने का हुआ तो आर्या ने उसे हाथ दिखाकर चुप रहने का इशारा किया और बोली, चाचू का डिवोर्स इसीलिए हुआ था क्योंकि नैना कपूर बहुत बुरी औरत थी, बहुत बुरी, तुम्हारी सोच से भी ज्यादा बुरी, और चाचू दूसरी शादी भी नहीं करना चाहते थे। वो तो सिंड्रेला चाची उनकी जिंदगी में आए और चाचू की जिंदगी में जीने की इच्छा फिर से जाग गई, समझे? इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे घर का हर आदमी डाइवोर्स देकर दूसरी शादी कर ले, समझे? अभिमान चुप हो गया। वो जो पूछना चाहता था उसका जवाब आर्या दे चुकी थी। अभिमान ने आराध्या की ओर देखकर कहा, चले। आराध्या ने हमें गर्दन हिला दी और दोनों बाहर आ गई। बाहर सीनियर रघुवंशी बैठे हुए थे। आराध्या ने एक एक करके सबके पैर छुए और फिर अभिमान के साथ बाहर चली गई। कृष अपने कमरे की बालकनी में इधर उधर चक्कर लगा रहा था। युग काफी देर से कृष से बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कृष उसे सख्ती से अपने पास आने के लिए मना किया था। इस वक्त कृष खुद को जैसे तैसे संभालने की कोशिश कर रहा था। तभी हर्षवर्धन कृष के कमरे में आया। कृष ने बिना पलटे कहा, पापा मैं बाद में बात करूंगा। हर्षवर्धन बोला, क्यों? अपने बाप से बात करने के लिए भी तुझे अच्छे मूड की जरूरत है। कृष ने पलट कर कहा, मैं बानी को पसंद नहीं करता और ना ही बानी मुझे पसंद करती है। आप ऐसे जबरदस्ती का रिश्ता नहीं जोड़ सकते। हर्षवर्धन बोला, किसने कहा मैं जबरदस्ती का रिश्ता जोड़ रहा हूँ? तुमसे पूछने आया हूँ, लेकिन तुम तो पहले ही बेचैनी में बालकनी नाप रहे हो। कृष बोला, तो आपको पता चल गया ना कि मैं ये शादी नहीं करना चाहता, तो फिर आपने क्यों बानी के सिर पर हाथ रख कर कहा कि कृष मान जाएगा तो शादी कर देंगे? हर्षवर्धन बोला, कृष तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो। मैं कुछ भी बिना सोचे समझे नहीं करता। हर बात के पीछे वजह होती है और शायद तुम अभी इतने बड़े नहीं हुए कि मैं तुम्हें वजह बताऊं। रही बात तुम्हारी शादी की, अगर तुम बानी से शादी नहीं करना चाहते तो ठीक है, मत करो, लेकिन मुझे एक वजह बताओ कि तुम बानी से शादी नहीं करोगे। कृष चुप हो गया। वो क्या कहता कि वो अपने से 8 साल छोटी लड़की से प्यार करता है। वो मीरा से अट्रैक्ट हो रहा है। उसे मीरा के आसपास रहना अच्छा लगता है। ये बात बोलते हुए कृष को बहुत हिम्मत की जरूरत थी। कृष चुप हो गया। हर्षवर्धन ने फिर कहा, अब बताओ मुझे, क्या तुम्हारी लाइफ में कोई है? क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? अगर है तो बिना हेसिटेशन के मुझे बता दो, मैं मिस्टर बजाज को मना कर दूंगा। कृष अब कुछ नहीं बोला, चुपचाप खड़ा रहा। हर्षवर्धन ने कहा, मैं तुम्हें वक्त देता हूँ, सोचकर डिसीजन लेना, समझ लो किसी की जान पर बनाई है और इसीलिए शादी करना जरूरी है। कृष ने हल्के गुस्से में कहा, पापा बानी को मैं बचपन से जानता हूँ, वो कुछ नहीं करेगी अपने साथ।
मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा वो ऐसी पागलों वाली हरकतें कर कैसे सकती है। क्लास में सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट थी और यहाँ सबके सामने बैठकर ऐसे कर रही है जैसे पागल हो गई हो। मैं शादी नहीं करना चाहता, ये मेरा फाइनल डिसीजन है। हर्षवर्धन ने फिर भी कृष को समझाते हुए कहा, अंडरस्को, समझने की कोशिश करो। मैंने कहा ना, हर बात के पीछे वजह होती है तो मुझे अपनी वजह बताओ। अगर मुझे जायज लगी तो मैं तुम्हारी शादी नहीं करूंगा, लेकिन अगर मैंने तुम्हें अपनी वजह बताई तो तुम बिना सोचे समझे शादी कर लोगे। अच्छे से सोच लो तब डिसीजन लेना। इतना कहकर हर्षवर्धन वहां से चला गया और कृष अपने पापा को जाते हुए देख रहा था। उनकी बातों का मतलब निकालने की कोशिश कर रहा था। क्या सच में अगर कृष ने बानी से शादी नहीं की तो बानी मर जाएगी या कोई और बात है? कृष का दिमाग तो पहले ही खराब था, हर्षवर्धन से बात करके और ज्यादा खराब हो गया। दूसरी तरफ अभिमान ने गाड़ी अपार्टमेंट के बाहर रोकी, जहां अनिरुद्ध रहता था, या कह सकते हैं जहां अनिरुद्ध ने अभी अभी शिफ्ट किया था। अभिमान गाड़ी से उतरा और उसने आराध्या को भी उतरने का इशारा किया। आराध्या सोचकर बैठी थी कि शायद अभिमान उसके लिए गेट खोलेगा, लेकिन उसकी तो सोच ही गलत थी। उन दोनों के बीच ऐसा कोई रिश्ता नहीं था कि अभिमान आराध्या के लिए गेट खोले। आखिरकार अयोध्या ने खुद ही गेट खोल लिया और फिर अभिमान को देखकर बोली, अंडरस्को, गाड़ी की डिक्की खोलो, कुछ सामान निकालना है। अभिमान बोला, अंडरस्को, तुम्हें मैं नौकर नजर आता हूँ। आराध्या बोली, अंडरस्को, तो तुम नहीं खोलोगे। अभिमान ने नामे गर्दन हिला दी। आराध्या ने अपना फोन निकाला और शिवाय का नंबर डायल किया और फोन पर बोली, अंडरस्को, पापा। ये सुनते ही अभिमान की आंखें फैल गई और उसने उसे चुप रहने का इशारा किया। दूसरी तरफ से शिवाय बोला, अंडरस्को, हाँ आराध्या बेटा, बोलो क्यों फोन किया? आराध्या बोली, अंडरस्को, वो क्या है ना, मुझे पूछना था कि भैया का फ्लैट नंबर कौन सा है। शिवाय बोला, अंडरस्को, 42, सेकेंड फ्लोर पर ही है। आराध्या बोली, अंडरस्को, ठीक है पापा जी। शिवाय दूसरी तरफ से बोला, अंडरस्को, अगर फ्लैट ना मिले तो मुझे दोबारा कॉल कर लेना और कोई प्रॉब्लम हो तो भी फोन कर लेना। आराध्या बोली, अंडरस्को, हाँ पापा, कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं पक्का आपको कॉल कर लूंगी। इतना कहकर उसने अभिमान को देखा, जो गुस्से में आराध्या को ही देख रहा था। आराध्या हाथ बांधकर एटीट्यूड के साथ बोली, अंडरस्को, तो बताओ डिक्की खोलोगे या मैं दोबारा पापा को कॉल करूं? अभिमान ने गुस्से में डिक्की का बटन प्रेस कर दिया और डिक्की खुल गई। आराध्या ने डिक्की में देखा तो उसने बहुत सारे गिफ्ट्स रखे हुए थे। उन सारे गिफ्ट्स को ऊपर लेकर जाना आराध्या के बस में नहीं था, इसलिए उसने अभिमान को देखा। अभिमान गुस्से में आराध्या को ही देख रहा था, फिर पैर पटककर उन गिफ्ट्स को उठाने लगा और ये देखकर आराध्या के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अभिमान गिफ्ट उठाता हुआ बोला, अंडरस्को, गिलहरी छोड़ूंगा नहीं, तुम्हें देख लूंगा। आराध्या डिक्की बंद करते हुए बोली, अंडरस्को, अब तो रघुवंशी मैंशन में ही रहने लगी हूँ, जी भरकर देखना, देख लूंगा तुम्हें, देख लूंगा तुम्हें। तुमने इतनी बार बोला कि भगवान को तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करनी पड़ी और मुझसे तुम्हारी शादी हो गई। इतना कहकर आराध्या अपार्टमेंट के अंदर चली गई और अभिमान अपने हाथ में गिफ्ट्स जैसे तैसे पकड़े हुए लेकर उसके पीछे पीछे चला गया। नोट: जज करने से पहले कहानी को थोड़ा पढ़ लेना चाहिए, थोड़ा पेशेंस के साथ। अपने आप अंदाजा मत लगाओ कि ये यहाँ भी हो गया, वहाँ भी हो गया, कहानी रिपीट हो गई, अरे रिपीट हो रही है तो क्या होगा गया। वैसे भी सारी कहानी एक जैसी ही होती है, बस लिखने का तरीका डिफरेंट होता है। मेरी कहानी में तो फिर भी कुछ सीखने को मिलता है। फैमिली से प्यार करो, भाई से प्यार करो, प्यार के लिए लॉयल रहो। सही को सही और गलत को गलत दिखाती हूँ, लेकिन कुछ को आदत पड़ी होती है ना वही नोचना खरोचना पढ़ने की। इस प्लेटफॉर्म पर आधी से ज्यादा कहानी इसी बेस पर चल रही है कि कोई लड़की पसंद आई उसे उठाकर ले आए, फिर उसके साथ तब तक जबरदस्ती की जब तक वो उसे प्यार ना करने लगे, और वो डिफरेंट कॉन्सेप्ट हो जाता है कुछ भी। 462 गिलहरी तुम्हें छोड़ूंगा तो नहीं। आराध्या अपने भाई के फ्लैट के बाहर खड़ी हुई थी और अभिमान दुनिया भर के गिफ्ट के पैकेट पकड़े हुए उसके पीछे खड़ा हुआ था। अभिमान को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन जानता था अगर उसने गुस्सा किया तो उसके माँ बाप उसे नहीं छोड़ेंगे। अभिमान मन ही मन सोच रहा था,
अंडरस्को कैसे माँ बाप है मेरे जो अपने बेटे से ज्यादा अपनी बहू को प्यार करते हैं और एक ये बहू जो मेरे माँ बाप का प्यार का पूरा पूरा फायदा उठाती है। गिलहरी तुम्हें छोड़ूंगा तो नहीं। आराध्या ने फ्लैट की बेल बजाए और पलटकर अभिमान को देखकर कहा, अंडरस्को छोड़ना तो तुम्हें पड़ेगा। जब मैं तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगी तो हमारा डाइवोर्स होगा, भूलना मत। अभिमान बोला, अंडरस्को मैं नहीं भूलूंगा लेकिन हमारा डिवोर्स भी प्लानिंग के हिसाब से होगा। तुमने सुना ना माने क्या बोला। रघुवंशी फैमिली में डाइवोर्स नहीं होते। आराध्या अभिमान की आंखों में देखकर एक दर्द के साथ बोली, अंडरस्को रघुवंशी फैमिली में रेप भी नहीं होते। आराध्या के मुंह से रेप सुनकर अभिमान ने गुस्से में वो सारे गिफ्ट वही कॉरिडोर में फेंक दिए और आराध्या की बाजू पकड़कर उसे गुस्से में दबाते हुए बोला, अंडरस्को तुम मुझे रेपिस्ट करार नहीं दे सकती। जो कुछ हुआ तुम्हारी मर्जी भी उसमें शामिल थी। तुम अकेला मुझे ही गुनहगार नहीं ठहरा सकती। पूरी रघुवंशी फैमिली मुझे गुनहगार समझती है, लेकिन तुम्हारी गलती को तो कोई हाईलाइट नहीं करता। बताओ मुझे, मैं अगर तुम्हारे साथ जबरदस्ती कर रहा था तो तुमने मुझे रोका क्यों नहीं? बताओ क्यों मुझे अपने साथ जबरदस्ती करने दी? अरे कोई भी लड़की होती तो उस वक्त मर जाती, लेकिन अपने साथ ये सब नहीं करने देती। लेकिन तुमने करने दिया और अब तुम यहाँ सती सावित्री बनने का नाटक कर रही हो। सारा इल्जाम मुझ पर लगा रही हो। आराध्या गुस्से में अभिमान को देख रही थी। अभिमान बोला, अंडरस्को ऐसे देखने से कुछ नहीं होगा, मेरे सवालों का जवाब दो। क्यों नहीं रोका मुझे? क्यों मेरा साथ दिया? कभी खुद को बिना कपड़ों के आईने में देखना, तब तुम्हें पता चलेगा कि मैंने तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं की, बल्कि हमारे बीच जो कुछ भी था वो मर्जी से हुआ था। उसमें तुम बराबर की हकदार हो। सारा इल्जाम मुझ पर मत डाला करो। आराध्या मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। मैं पहले ही तुमसे शादी करके फंस चुका हूँ, अब बार बार मुझे गुनहगार मत ठहराओ, समझी? इतना कहकर अभिमान ने आराध्या की बाजू झटक दी। आराध्या को भी गुस्सा आ गया। उसने भी बिना सोचे समझे अभिमान के कॉलर पकड़े और बोली, अंडरस्को इसे रेप ही कहते हैं। मेरी मर्जी शामिल नहीं थी। तुमने मुझे मेंटली फोर्स किया था, मेरा ब्रेन वॉश किया, मुझे ना जाने कैसी कैसी बातें कही थी, मुझे विश्वास दिलाया था कि तुम मुझसे। आराध्या इतना ही बोल पाई थी कि दरवाजा खुल गया। सामने अनिरुद्ध खड़ा हुआ, उन दोनों को देख रहा था। आराध्या ने जल्दी से अभिमान के कॉलर ठीक किया और उसका बटन बंद करते हुए बोली, अंडरस्को ये बटन बंद कर लिया करो, खुला हुआ अच्छा नहीं लगता, पूरा सीना दिखाई देता है। अनिरुद्ध ने दोनों को देखा और फिर वही कॉरिडोर में पकड़े हुए गिफ्ट्स को आराध्या और अभिमान दोनों ने जल्दी जल्दी वो गिफ्ट उठाए और फिर अनिरुद्ध को देखकर मुस्कुराने लगे। अनिरुद्ध इन दोनों को देखकर बोला, अंडरस्को मेरे सामने ज्यादा ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। सब समझता हूँ, मैं बच्चा नहीं हूँ और इस बात को एक्सेप्ट भी कर चुका हूँ कि एक ना एक दिन मेरी बहन मेरे घर आ जाएगी, पर अफसोस तब तक मेरी बहन के कैरेक्टर पर डाइवोर्स का छप्पा लग चुका होगा। इतना कहकर अनिरुद्ध अंदर आ गया और आराध्या गुस्से में अभिमान को देखने लगी। अभिमान ने कंधे उचकाकर कहा, अंडरस्को मेरा दिमाग मत खराब करो, दोनों भाई बहन ने मुझे विलन बनाया हुआ है। इतना कहकर अभिमान भी अनिरुद्ध के पीछे पीछे चला गया और फिर आराध्या भी अंदर आ गई। थोड़ी देर में अभिमान और आराध्या दोनों ही डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। अनिरुद्ध दोनों को डिनर सर्व कर रहा था। उसने आराध्या के पसंद का खाना बनाया था। अनिरुद्ध चेयर पर बैठता हुआ बोला, अंडरस्को सोच क्या रही हो, खाना खाओ। आराध्या ने खाना खाया तो उसकी आंखों में पानी आ गया। अनिरुद्ध आराध्या को देखकर बोला, अंडरस्को जब डिसीजन ले ही चुकी हो तो अब अपने डिसीजन पर कायम रहो। मैं नहीं कहूँगा कि अभिमान को डिवोर्स देकर मेरे घर आ जाओ, बल्कि कोशिश करो कि इस रिश्ते को अच्छे से निभाओ, जीत उसी में होगी, समझी? आराध्या कुछ बोलती उससे पहले ही अनिरुद्ध ने आराध्या के गाल पर हाथ रखा और बोला, अंडरस्को मुझे सफाई देने की जरूरत नहीं है, इतना तो मैं भी जानता हूँ कि मेरी बहन ने अगर अभिमान से शादी करने का डिसीजन लिया है तो कुछ सोच कर ही लिया होगा। लेकिन फिर भी अगर तुम्हें अपने रिश्ते में घुटन महसूस हो तो तुम्हारे भाई का घर खुला हुआ है, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा, हर कंडीशन में दूंगा। अब ज्यादा मत सोचो, खाना खा लो। आराध्या ने गर्दन हिलाए और अपनी थाली में से एक निवाला उठाया और अनिरुद्ध की ओर बढ़ा दिया।
अनिरुद्ध ने अपनी बहन के हाथ से खाना खा लिया। अनिरुद्ध ने भी एक निवाला उठाया और आराध्या की ओर बढ़ा दिया। आराध्या ने भी अपनी भाई के हाथ से निवाला खा लिया। अनिरुद्ध ने आराध्या के आंसू पोंछे और ना में ही गर्दन हिला दी। दोनों भाई बहन खाना खाने लगे और अभिमान उन दोनों को देख रहा था। अभिमान मन ही मन बोला, अंडस्को, ये दोनों भाई बहन कितने चालू है, खुद ही खाना खा रहे हैं, मुझे तो कोई पूछ ही नहीं रहा। अभिमान थोड़ी देर तक दोनों भाई बहनों को देखता रहा और फिर उसने अपनी प्लेट की तरफ देखा जिसमें अनिरुद्ध ने खाना सर्व किया था। फिर वो भी अनिरुद्ध के हाथ का बना हुआ खाना खाने लगा। खाना खाते हुए अभिमान फिर मन में बोला, अंडस्को, चाहे कुछ भी कहो लेकिन दोनों भाई बहन खाना बहुत अच्छा बनाते हैं। लकी होगी वो लड़की जिसकी शादी साले से होगी। थोड़ी देर बाद तीनों सिटिंग एरिया में बैठे हुए थे। अनिरुद्ध और अभिमान के बीच में कोई बात नहीं हुई। वैसे भी बात होती तो दोनों एक दूसरे का कॉलर पकड़ लेते। दोनों ही एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते थे। अनिरुद्ध और आराध्या ही बात कर रहे थे। थोड़ी देर बात करने के बाद आराध्या बोली, अंडस्को, भाई अब मैं चलती हूँ, माँ इंतजार कर रही होगी। अनिरुद्ध ने भी आराध्या को नहीं रोका और ना ही वो आराध्या को रोकना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि आराध्या उसकी तितली को लेकर कोई राय बना ले। आराध्या सोफे से उठी, अनिरुद्ध भी उसके साथ ही उठ गया। आराध्या अनिरुद्ध का हाथ अपने हाथों में लेकर बोली, अंडस्को, पता नहीं आप मुझे माफ करेंगे या नहीं। अनिरुद्ध बोला, अंडस्को, तुमने ऐसा कुछ नहीं किया जो तुम्हें माफी मांगने की जरूरत पड़े। बस याद रखना तुम्हारा भाई हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा है। आराध्या ने हमें गर्दन हिलाए और अभिमान की ओर देखा। अभिमान भी पूरे एटीट्यूड के साथ उठ गया। दोनों ही बाहर की तरफ जाने लगे और तभी अनिरुद्ध बोला, अंडस्को, रुको, मुझे भी तुम दोनों को कुछ देना है। दोनों रुक गए। अनिरुद्ध एक कमरे में गया और वहां से दो छोटे छोटे गिफ्ट्स लेकर आया। उसने एक गिफ्ट से आराध्या के हाथ में रखा और बोला, अंडस्को, तेरे ससुराल वाले बहुत अमीर है, तू भी जानती है। मेरी और तेरी परवरिश शिवाय अंकल ने की है, इसलिए मेरी तो औकात नहीं कि मैं शिवाय अंकल की बहू को कोई गिफ्ट दे सकूं। इसलिए मैं ये अपनी बहन को दे रहा हूँ, समझ रही हो ना, छोटा सा गिफ्ट है, रख लेना। आराध्या नम आंखों से बोली, अंडस्को, आप ऐसी बातें करते हैं तो मुझे लगता है कि आप मुझसे अब भी नाराज हैं। अनिरुद्ध ने हंस कर कहा, अंडस्को, नाराज नहीं हूँ, बस बता रहा हूँ कि तुम रघुवंशी फैमिली की बहू हो और उस हिसाब से ये बहुत छोटा गिफ्ट है। आराध्या बोली, अंडस्को, मेरा भाई मुझे कुछ भी दे, वो मेरे लिए छोटा नहीं है, समझे आप। और ये औकात की बातें शिवाय अंकल के सामने ही किया कीजिए, मेरे सामने नहीं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अनिरुद्ध ने अपनी गलती मानते हुए कहा, अंडस्को, अच्छा मुझे माफ कर दो, गलती हो गई, आगे से नहीं कहूँगा, अब पकड़ो इसे। आराध्या ने गिफ्ट पकड़ लिया। फिर उसने अपना दिल मजबूत किया और अभिमान की ओर देखा। उसने दूसरा गिफ्ट अभिमान की तरफ बढ़ाया ही था कि अभिमान ने अपना एक हाथ अनिरुद्ध की तरफ कर दिया। अनिरुद्ध ने भी अभिमान के हाथ में वो गिफ्ट रख दिया और बोला, अंडस्को, जानता हूँ तुम्हें पसंद नहीं आएगा, लेकिन मेरा दिल रखने के लिए रख लो। यहाँ से जाने के बाद आराध्या को दे देना, वो इसे संभाल कर रख लेगी। अभिमान ने ज्यादा रिएक्ट नहीं किया और उस गिफ्ट को रख लिया। थोड़ी देर में अभिमान और आराध्या दोनों ही फ्लैट से निकलकर पार्किंग एरिया में आ गए थे। अभिमान ड्राइविंग सीट पर बैठा था और आराध्या उसके बराबर में। अभिमान ने गाड़ी स्टार्ट की। गाड़ी अभी 1 किलोमीटर दूर ही गई थी कि आराध्या बोली, अंडस्को, लाओ, मेरे भाई ने जो गिफ्ट दिया है मुझे दे दो। अभिमान बोला, अंडस्को, तुम्हारे भाई ने मुझे दिया है, तुम्हें नहीं। आराध्या हल्के गुस्से में बोली, अंडस्को, तुम उसे रखोगे नहीं, उठाकर फेंक दोगे, और मैं नहीं चाहती कि मेरे भाई का दिया हुआ गिफ्ट तुम फेंक दो। वैसे भी भाई ने कहा ना कि मेरी बहन को दे देना, तो दे दो। अभिमान में नामे गर्दन हिलाते हुए कहा, अंडस्को, और मैंने भी कहा ना कि वो गिफ्ट तुम्हारे भाई ने मुझे दिया है, मैं तुम्हें नहीं दूंगा। आराध्या गुस्से में बोली, अंडस्को, ठीक है, मत दो, लेकिन अगर तुमने उसे फेंक दिया या फिर गुम कर दिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अभिमान खुद में ही बड़बड़ाया, अंडस्को, तुमसे बुरा कोई है भी नहीं। थोड़ी देर बाद दोनों ही रघुवंशी मैंशन पहुंच गए। जब वो दोनों रघुवंशी मैंशन आए तो घर में सब सो चुके थे।
अभिमान और आराध्या भी अपने कमरे में आ गए। आराध्या सोफे पर बैठी और अपने भाई के गिफ्ट को खोलकर देखने लगी। उसमें डबल ए की गोल्डन चेन थी। आराध्या ने वही उस चेन को अपने गले में पहन लिया और तभी उसकी चेन उसके मंगलसूत्र में उलझ गई। आराध्या उसे सुझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो सुलझी नहीं। आराध्या खुद में ही बड़बड़ाई, अंडस्को, ना तो मेरे मंगलसूत्र और चैन में बन रही है और ना ही कभी मेरे भाई और पति में बनेगी। पता नहीं मेरा क्या होगा। आराध्या ने काफी कोशिश की उन दोनों को सुलझाने की, लेकिन वो सुलझी नहीं। आराध्या बालकनी में चली गई, थोड़ी देर हवा में सांस लेना चाहती थी। वहीं दूसरी तरफ अभिमान वॉशरूम में चला गया। थोड़ी देर में वो फ्रेश होकर बाहर आया। उसकी नज़र नाइट स्टैंड पर गई, जहां अनिरुद्ध का दिया हुआ गिफ्ट रखा हुआ था। अभिमान ने गिफ्ट खोलकर देखा तो उसमें एक चैन थी जिसमें ओम बना हुआ था। उसे देखकर अभिमान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उसने भी वो चैन अपने गले में पहन ली और फिर खुद में बड़बड़ाया, अंडस्को, कुछ भी कहो लेकिन साला स्मार्ट बहुत है। उसने मुझे ऐसा गिफ्ट दिया है कि मैं चाहकर भी इस गिफ्ट को ठुकरा नहीं सकता। ऐसा लग रहा है जैसे पापा अब हमेशा मेरे साथ रहेंगे। आराध्या जब कमरे में वापस आई तो उसने देखा अभिमान बेड पर सो चुका था। आराध्या भी फिर वॉशरूम में चली गई। थोड़ी देर बाद वो भी फ्रेश होकर बाहर आई। उसने बेड पर से तकिया उठाया और काउच पर चली गई। थोड़ी देर में वो अभिमान और अनिरुद्ध के बारे में सोचती सोचती सो गई। दूसरी तरफ कृष, उसे नींद नहीं आ रही थी। आज जो कुछ भी हुआ उसके चलते तो उसकी बेचैनी बढ़ गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या वो सच में मीरा से प्यार करने लगा, और अगर वो मीरा से प्यार करने लगा तो खुलकर सबको बता क्यों नहीं रहा। क्यों उसे डर लग रहा है? क्यों ऐसा लग रहा है कि सब उसे ये कहेंगे कि वो एक बच्ची के प्यार में पड़ गया? क्यों सब उसे ये कहेंगे कि वो अपने से 8 साल छोटी लड़की से प्यार करने लगा है? कृष और मीरा के बीच में ये 8 साल का डिफरेंस इतना डिफरेंस नहीं था जितना कृष को लग रहा था। कृष को लग रहा था अगर वो सबके सामने मीरा के बारे में बताता है तो सब उसे ही गलत समझेंगे, और यही सब सोच सोचकर कृष का दिमाग खराब हो रहा था। ना जाने कब उसकी आंखों में नींद आई और कब वो अपनी बेचैनी से थोड़ा दूर हुआ। अगली सुबह अनिरुद्ध किचन में तितली के लिए खाना बना रहा था, लेकिन उसकी नज़र बार बार शिवांगी के कमरे की ओर जा रही थी। अनिरुद्ध खाना बनाते हुए खुद में बड़बड़ाया, अंडस्को, आज तितली उठेगी नहीं। और तभी शिवांगी ने अपने कमरे का गेट खोला और वो बाहर आई। उसे देखकर अनिरुद्ध को थोड़ा सा सुकून मिला। शिवांगी अनिरुद्ध के पास आई और उसने जाकर अनिरुद्ध को पीछे से गले लगा लिया और अपना सिर अनिरुद्ध के कमर पर टिका दिया, और अनिरुद्ध उसकी तो दिल की धड़कन बुलेट ट्रेन की तेज भागने लगी। 463 तितली दर्द, तितली दर्द। जैसे ही शिवांगी ने अनिरुद्ध को गले लगाया, अनिरुद्ध के दिल की धड़कन डबल स्पीड से भागने लगी। ऐसा लग रहा था उसका दिल उछलकर बाहर आ जाएगा। अनिरुद्ध ने जैसे तैसे खुद को संभाला और फिर पलटकर शिवांगी को खुद से दूर करने की कोशिश करता। उससे पहले ही शिवांगी अनिरुद्ध के सीने से जा लगी। उसने अपनी आंखें बंद की हुई थी। अनिरुद्ध ने अपने आप को काफी हद तक कंट्रोल कर लिया था, लेकिन शिवांगी का ऐसा करना उसे थोड़ा अजीब लग रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि शिवांगी इस वक्त क्या फील कर रही है। अनिरुद्ध ने शिवांगी की कमर को हल्का सा रब किया और पूछा, अंडस्को, क्या हुआ? मुझे देखो, बताओ क्या हुआ। शिवांगी ने अनिरुद्ध को देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। शिवांगी की आंखों में आंसू देखकर अनिरुद्ध थोड़ा सा घबरा गया। फिर उसने अपने अंगूठे से शिवांगी के आंसू साफ किया और प्यार से पूछा, अंडस्को, मुझे बताओ क्या हुआ। दर्द हो रहा है। शिवांगी को दर्द का मतलब ही नहीं पता था। वो क्या बताती, बस नम आंखों से अनिरुद्ध को देखते रही। अनिरुद्ध फिर बोला, अंडस्को, तितली, कहीं दर्द हो रहा है। शिवांगी इस बार धीरे से बोली, अंडस्को, दर्द। अनिरुद्ध ने शिवांगी की आंखों में देखकर कहा, अंडस्को, कहाँ दर्द हो रहा है। शिवांगी ने अनिरुद्ध का हाथ पकड़ा और अपनी कमर पर रखा और नम आंखों से एक दर्द के साथ बोली, अंडस्को, तितली दर्द, तितली दर्द। अनिरुद्ध को समझते देने लगी कि शिवांगी की कमर में दर्द हो रहा है। उसने शिवांगी को हल्का सा घुमाया तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। शिवांगी को पीरियड्स आए थे और शायद पहली बार आए थे, जिस वजह से उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, और अब तो अनिरुद्ध को भी समझ नहीं आ रहा था। उसे भी नहीं पता था कि अब वो शिवांगी की मदद कैसे करें।
अनिरुद्ध ने अपने जेब से फोन निकाला, इतने में शिवांगी उसके गले लग गई। उसकी आंखों में आंसू थे, शायद उस दर्द को वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। अनिरुद्ध समझ रहा था क्योंकि उसने कितनी बार आराध्या को इस दर्द से गुजरते हुए देखा था। आराध्या तो बड़ी थी, समझदार थी, तो उसे इतना दर्द होता था, जबकि तितली तो जरूरत से ज्यादा नाजुक थी। वो इस दर्द को कैसे बर्दाश्त कर रही थी, अनिरुद्ध समझ रहा था। अनिरुद्ध ने अपना एक हाथ शिवांगी की कमर पर रखा और हल्का हल्का रब करने लगा और फिर फोन पर बोला, अवनीत जीजू, तितली को पीरियड आए हैं। और अवनीत दूसरी तरफ से बोला, अनिरुद्ध पहली बार आए हैं, उसे दर्द होगा, बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि उसकी बॉडी बहुत कमजोर है। लेकिन घबराने वाली बात नहीं है, बल्कि एक अच्छी बात है कि उसे पीरियड आने शुरू हो गए। उसे पीरियड पहले आ जाने चाहिए थे, लेकिन उसकी बॉडी में इतना खून ही नहीं बनता। बाकी बातें मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, अभी तुम उसे संभालो। अनिरुद्ध बोला, वही तो पूछ रहा हूँ जीजू, कैसे संभालूं मैं? आपको बताना नहीं चाहता था, लेकिन मैंने तितली को नहलाया है। मुझे गलत मत समझना, लेकिन मुझे लगता था कि मुझे इसकी हेल्प करनी है, लेकिन अब मैं इस मामले में हेल्प नहीं कर सकता, आप समझ रहे हैं ना? अवनीत बोला, देखो, हम डॉक्टर भी न जाने कितनी बॉडी को हाथ लगाते हैं, ऐसे पार्ट को हाथ लगाते हैं जहां नॉर्मल इंसान नहीं लगाता। तुम खुद को इस वक्त डॉक्टर समझ लो और तितली को अपना पेशेंट, और जहां तक मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम्हारी इंटेंशन गलत नहीं है। तो तुम जो तितली के साथ कर रहे हो, बिल्कुल ठीक कर रहे हो। तुम उसे एक नया जीवन दे रहे हो, इसलिए अपने आप को गिल्ट के घेरे से बाहर निकालो। यकीन मानो, जब तितली अपने घर वालों से मिलोगे तो उसके घर वाले तुम्हें थैंक्स बोलेंगे। अनिरुद्ध बोला, अरे जीजू, आप नहीं जानते, बहुत बड़ी हस्ती की बेटी है। सुना है इसका ताऊ आधे शहर को आग लगाने की हिम्मत रखता है। मैं तो बस इस फ्लैट के बारे में सोच रहा हूँ कि कहीं मेरा फ्लैट आधे शहर की आग की चपेट में न आ जाए। अवनीत हंसते हुए बोला, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम इस वक्त बस तितली पर ध्यान दो, और अगर तुमसे नहीं होता तो मैं किसी नर्स को भेज देता हूँ। लेकिन इसमें रिस्क है, एक तो तुम्हारी तितली तुम्हारे अलावा किसी पर विश्वास नहीं करती, और दूसरा, अगर मैं यहाँ से किसी को नर्स भेज देता हूँ तो वो नर्स आकर यहाँ पूरे स्टाफ को तुम्हारे और तितली के बारे में बता देगी। अनिरुद्ध एकदम से बोला, नहीं नहीं जीजू, मैं नहीं चाहता तितली के बारे में किसी को पता चले, मैं ही कुछ करता हूँ। अवनीत ने अनिरुद्ध को समझाते हुए कहा, अनिरुद्ध, तुम कुछ गलत नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं, बल्कि तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम्हारे साथ रहकर तितली कंफर्ट जोन में आ रही है। तुमने 2-4 दिन इसकी सेवा किया कि इसके हार्मोन्स काम करने लगे, तभी तो इसे पीरियड हुए हैं। अनिरुद्ध समझ रहा था, फिर वो बोला, ठीक है जीजू, यहाँ तक आ गया हूँ तो पीछे नहीं हटूंगा, करता हूँ कुछ। इतना कहकर उसने फोन कट किया। शिवांगी अब भी रो रही थी। अनिरुद्ध ने शिवांगी का चेहरा ऊपर किया, उसके आंसू पोंछे और बोला, कुछ नहीं हुआ, तुम्हें दर्द हो रहा है ना, अभी ठीक हो जाएगा, चलो। अनिरुद्ध तितली को कमरे में लेकर आया और फिर उसने कपबोर्ड में से सैनिटरी पैड निकाला, और अब अनिरुद्ध को ये सब करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए थी, लेकिन इस वक्त वो समझ रहा था कि उसके अलावा कोई भी तितली की मदद नहीं करेगा। और सही तो कहा था अवनीत ने कि कुछ वक्त के लिए वो खुद को डॉक्टर और तितली को पेशेंट समझ ले। अनिरुद्ध तितली को लेकर वॉशरूम में गया और 20 मिनट बाद बाहर आया। तितली नहा चुकी थी, लेकिन अब भी उसे दर्द हो रहा था। अनिरुद्ध ने तितली को बेड पर लेटाया और फिर तितली के माथे पर हाथ फेर कर बोला, मैं तुम्हारे लिए सूप लेकर आता हूँ। शिवांगी ने हमें गर्दन हिला दी। अनिरुद्ध किचन में गया, उसके लिए उसका फेवरेट सूप बनाकर वापस आया और फिर शिवांगी को ठीक से बिठाकर अपने हाथों से सूप पिलाने लगा। शिवांगी ने सूप पी लिया, लेकिन दर्द उसे अभी भी हो रहा था। अनिरुद्ध ने बाउल साइड में रखकर पूछा, तितली दर्द हो रहा है? शिवांगी बोली, तितली दर्द। इतना कहकर उसकी आंखों में पानी आ गया। अनिरुद्ध समझ रहा था कि उसका दर्द कम नहीं हुआ। अनिरुद्ध ने अवनीत को मैसेज भेजा तो अवनीत ने रिप्लाई में कहा, तितली की कमर की सिकाई कर दो। अनिरुद्ध ने फोन बेड पर रखा और शिवांगी को लेटाते हुए बोला, मैं अभी 2 मिनट में आया।
अनिरुद्ध किचन में गया, उसके पास हॉट वाटर बैग नहीं था, इसलिए उसने किचन में से एक कांच का डब्बा खाली किया, उसमें गर्म पानी डाला और फिर उस डब्बे को टॉवल में लपेटकर शिवांगी के पास लेकर आया। शिवांगी अभी भी नम आंखों से लेटी हुई थी। अनिरुद्ध ने उसे टॉवल को शिवांगी की कमर पर रखा और धीरे धीरे उसकी सिकाई करने लगा। अनिरुद्ध ने शिवांगी के बालों में हाथ फेरते हुए कहा, अंडस्को, तितली अभी दर्द हो रहा है। शिवांगी कुछ नहीं बोली। अनिरुद्ध ने फिर पूछा, अंडस्को, तितली दर्द हो रहा है? शिवांगी धीरे से बोली, अंडस्को, तितली दर्द कम। अनिरुद्ध को समझ आ गया कि अब तितली का दर्द कम होता जा रहा है। थोड़ी देर तक अनिरुद्ध तितली की कमर की सिकाई ऐसे ही करता रहा। थोड़ी देर में उसने महसूस किया शिवांगी सो चुकी थी। अनिरुद्ध ने टॉवल को उठाकर साइड में रखा और फिर वॉशरूम में चला गया, जहां शिवांगी के गंदे कपड़े पड़े हुए थे। अनिरुद्ध ने वो सारे कपड़े उठाए और मशीन में डाले, फिर सारे कपड़े धोकर सुखा दिए। घर का काम करने के बाद अनिरुद्ध थक गया, इसलिए वो शिवांगी के पास बेड पर ही लेट गया। अनिरुद्ध की आंख लगने ही वाली थी कि उसका फोन रिंग करने लगा। अनिरुद्ध को इस वक्त अपना फोन दुश्मन दिखाई दे रहा था, क्योंकि वो थक गया था और थोड़ा आराम करना चाहता था। लेकिन फिर उसने मन मारकर फोन की स्क्रीन को देखा तो उसमें शिवाय का नंबर फ्लैश हो रहा था। अनिरुद्ध की आंख एकदम से खुल गई। वो बेड से उठकर बैठ गया और फोन उठाकर बोला, अंडस्को, जी अंकल कहिए, कुछ काम था? शिवाय बोला, अंडस्को, नहीं बरखुरदार काम तो नहीं था, लेकिन अकेले फ्लैट में करते क्या हो? ऑफिस आने का मन नहीं है। अनिरुद्ध ने अपनी हथेली अपने माथे पर मार ली। वो तो इन 2-3 दिनों में भूल ही गया था कि उसे ऑफिस भी जाना है, उसकी जॉब भी है। अनिरुद्ध बोला, अंडस्को, अंकल कल से आ जाओ। शिवाय ने कहा, अंडस्को, देखो ऑफिस तुम्हारा ही है, जब मन करे तब आ जाओ। मैंने तो बस ये पूछने के लिए फोन किया है कि आखिर तुम ऑफिस आना क्यों नहीं चाहते? अब क्या अपनी बहन के ससुराल की कंपनी में काम भी नहीं करोगे? ये सुनकर अनिरुद्ध के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई और वो बोला, अंडस्को, नहीं अंकल, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं कल ऑफिस आ जाऊंगा। इतना कहकर उसने फोन कट किया। वहीं शिवाय अपने फोन की स्क्रीन को देख रहा था और तभी युग और कृष केबिन के अंदर आए। दोनों ने शिवाय को देखा तो शिवाय बोला, अंडस्को, तुम दोनों जानते हो अनिरुद्ध ऑफिस क्यों नहीं आता? युग ने कंधे उचकाकर कहा, अंडस्को, मामा शायद किसी लड़की का चक्कर है, कल मेरी बाइक भी मांग रहा था। ये सुनकर शिवाय हंसने लगा, क्योंकि अनिरुद्ध और लड़की दोनों ही मैच नहीं करते थे। कृष बोला, अंडस्को, भाई हंस क्यों रहे हो? सच कह रहा हूँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि अनिरुद्ध किसी लड़की के चक्कर में है। शिवाय ने नामे गर्दन हिलाते हुए कहा, अंडस्को, वो किसी लड़की के चक्कर में नहीं है, तुम उसे नहीं जानते, मैं जानता हूँ। वो बिल्कुल अपने पापा पर गया है। इसका पापा भी लड़कियों से 4 फुट की दूरी पर चलता था। ये सुनकर युग और कृष दोनों ही हैरानी से शिवाय को देखने लगे और शिवाय को अब समझ आया कि उसने फ्लो में क्या कह दिया। युग और कृष एक साथ बोले, अंडस्को, क्या आप उसके पापा को जानते हो? शिवाय ने थोड़ा सख्ती से कहा, अंडस्को, जाकर अपना काम करो। कृष और युग गए नहीं, वहीं खड़े हुए अपने जवाब का इंतजार कर रहे थे। कृष ने फिर कहा, अंडस्को, भाई बताए ना कि अनिरुद्ध और आराध्या के पापा को आप जानते हो? शिवाय ने कृष की आंखों में देखकर कहा, अंडस्को, हाँ जानता हूँ, लेकिन तुम दोनों ये बात किसी को नहीं बताओगे। वक्त आने पर उसकी माँ और पापा दोनों सामने आ जाएंगे। अब जाओ यहाँ से, और अगर तुम्हारे मुंह से मैंने आज के बाद आराध्या और अनिरुद्ध के माँ बाप के बारे में कुछ भी सुना तो मेरा एक मुक्का दोनों में से कोई नहीं झेल पाएगा, समझे? दोनों ने ही हमें गर्दन हिलाए और केबिन से बाहर चले गए, लेकिन दोनों ही हैरान थे। युग ने कृष के कंधे पर हाथ रखकर कहा, अंडस्को, यार अजीब बात है, अनिरुद्ध को तो पता भी नहीं कि उसके माँ पापा जिंदा है, बल्कि वो तो अब तक खुद को अनाथ ही समझता आया है। कृष बोला, अंडस्को, वही तो आराध्या को देख लो, उसे भी यही लगता है कि इसके माँ बाप नहीं है, लेकिन शिवाय भाई जानते हैं कि उसके माँ पापा जिंदा है, लेकिन शिवाय भाई छुपा क्यों रहे हैं? युग बोला, अंडस्को, कहीं अभिमान की शादी आराध्या से इसीलिए तो नहीं की? मुझे तो लगता है कि इन दोनों बात का आपस में कोई कनेक्शन है। कृष ने कहा, अंडस्को,
हाँ मुझे भी यही लगता है, लेकिन फिलहाल हमें इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताना, वरना शिवाय भाई ने जो कहा है वो कर देंगे। रात के करीब 9 बजे शिवाय ने गाड़ी एक अपार्टमेंट के बाहर रोकी, गाड़ी से उतरा और सीधा अपार्टमेंट के अंदर चला गया। वहां जाकर उसने एक फ्लैट के गेट की बेल बजाई। थोड़ी देर में फ्लैट का गेट खुला, सामने डैनी खड़ा हुआ था। शिवाय ने दोनों हाथ फैलाकर कहा, अंडरस्को, कैसा है डैनी? डैनी ने शिवाय को गले लगा लिया। फिर डैनी शिवाय को फ्लैट के अंदर लेकर आया। अंदर जाकर उसने देखा तो फ्लैट वैसा का वैसे ही था। डैनी ने उसमें कोई बदलाव नहीं किए थे, बल्कि उस फ्लैट में जो खिलौने थे उन्हें ऐसी जगह रख दिए थे जहां आते जाते डैनी की नज़र उन पर पड़े। शिवाय ने डैनी की ओर देखकर कहा, अंडरस्को, कब तक इन बेजान खिलौने को देखकर खुश रहेगा? डैनी बोला, अंडरस्को, जब तक पूरी तरीके से अपनी वंदना के सामने जाने लायक ना बन जाओ। शिवाय ने डैनी को देखा तो उसके अंदर काफी बदलाव आ गए थे, लेकिन अब भी कमजोरी थी। शिवाय बोला, अंडरस्को, जैसी तेरी मर्जी। इतना कहकर वो सोफे पर बैठ गया। डैनी ने फ्रिज में से 2 बियर की बोतल निकाली और एक बियर की बोतल शिवाय की तरफ बढ़ा दी। शिवाय ने बोतल लेकर कहा, अंडरस्को, अगर चाचू को पता चल जाए ना कि मैं अपने समधी के साथ बैठकर पी रहा हूँ, तो सच कहता हूँ बहुत गुस्सा करेंगे। डैनी ने मुस्कुराकर कहा, अंडरस्को, समधी तो बाद में बने हैं, पहले तो आप मुझे छोटा भाई समझते थे। शिवाय बोला, अंडरस्को, यही तो हमारे घर में छोटे भाई के साथ बैठकर भी नहीं पीते। तुम्हें पता है मैंने आज तक विराज के साथ ड्रिंक नहीं की। विराज हमेशा हम सबसे छुपकर ड्रिंक करता था। इतना कहकर शिवाय थोड़ा इमोशनल हो गया। कितने सालों बाद उसने विराज का जिक्र किया था। 464 शिवाय का दर्द। डैनी ने जब शिवाय के मुंह से विराज का जिक्र सुना तो वो भी शांत हो गया। शिवाय की आंखों में हल्का सा पानी आ गया था, लेकिन फिर भी उसने खुद को मजबूत कर लिया। डैनी ये सब देख रहा था, लेकिन कुछ बोल नहीं पाया। क्या बोलता डैनी? ये एक ऐसा लम्हा था जिसमें वो अच्छे से समझता था कि वो शिवाय को समझा नहीं पाएगा। थोड़ी देर तक वहां खामोशी रही, फिर शिवाय ने खुद को संभाला और डैनी को देखकर बोला, अंडरस्को, तेरा मन नहीं करता वंदना के पास जाने का? भाई ले जा अपनी वंदना को, मेरी छुई मुई तेरी वंदना में ही लगी रहती है, उसके पास मेरे लिए तो टाइम ही नहीं है। डैनी ने भी हल्का सा मुस्कुराकर कहा, अंडरस्को, देखिए मुझे अभी तो इस शरीर में जान डालनी बाकी है। जब थोड़ा मजबूत हो जाऊंगा तब अपनी वंदना को हमेशा के लिए यहाँ ले आऊंगा। शिवाय ने हमें गर्दन हिलाई। थोड़ी देर तक दोनों ऐसे ही बात करते रहे। बात करते करते 2 घंटे बीत गए। दोनों में से किसी को भी वक्त का पता नहीं चला। आखिरकार शिवाय का फोन वाइब्रेट हुआ। शिवाय ने देखा तो उसमें आर्या का मैसेज आया हुआ था। इसमें लिखा था, अंडरस्को, आज घर नहीं आना, डैनी के पास ही रह जाओगे। भला किस्मत भी हमारे साथ क्या खेल खेल रही है। वंदना को वहां होना चाहिए था और आपको यहाँ, लेकिन देखो वंदना मेरे पास है और आप डैनी के पास। ये मैसेज पढ़कर शिवाय के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। फिर उसने टाइप किया, अंडरस्को, बस आ रहा हूँ। शिवाय ने अपने हाथ में पकड़ी गई बियर की बोतल टेबल पर रखी। टेबल पर 4 और बोतल रखी हुई थी। शिवाय कई बोतल पी चुका था, अब उसे हल्का सा नशा भी हो रहा था। फिर वो खड़ा होकर बोला, अंडरस्को, अच्छा डैनी, अब मैं चलता हूँ। डैनी ने कहा, अंडरस्को, सर आप कहो तो मैं घर छोड़ दूँ। आपने 3 बियर की बोतल पी ली। शिवाय ने हल्के नशे में कहा, अंडरस्को, नहीं डैनी, मैं ठीक हूँ और ठीक नहीं भी हूँ तो अपनी छुई मुई के पास जाकर ठीक हो जाऊंगा। तुम फिक्र मत करो, बस जल्दी से जल्दी ठीक हो जाओ और अपनी वंदना को अपने पास ले आओ। वंदना हर वक्त तुम्हें याद करती है। बेशक उसका दिमागी संतुलन खराब हो गया, लेकिन फिर भी उसके दिमाग में बस डैनी ही है। डैनी ने हमें गर्दन हिलाए और शिवाय वहां से चला गया। शिवाय इस वक्त थोड़ा सा इमोशनल था। उसे एक सपोर्ट की जरूरत थी और वो अच्छे से जानता था कि वो सपोर्ट उसे डैनी नहीं दे सकता, और इसलिए वो वहां से निकलकर जल्दी से अपनी छुई मुई के पास जाना चाहता था। शिवाय जैसे ही पार्किंग एरिया में आया, उसकी टक्कर शौर्य से हो गई। शौर्य ने शिवाय को हल्के नशे में देखा तो उसे संभालता हुआ बोला, अंडरस्को, शिवाय तू यहाँ। शिवाय ने भी कहा, अंडरस्को, शौर्य तू यहाँ। शौर्य बोला, अंडरस्को, बुआ ने डैनी के लिए खाना भेजा है,
मैं तो रोज रात को डैनी के लिए खाना लेकर आता हूँ, लेकिन तू यहाँ क्या कर रहा है? शिवाय ने शौर्य को गले लगा लिया और शौर्य को समझते देर नहीं लगी कि शिवाय का दर्द अब बाहर आ रहा है। चाहे शिवाय सबके सामने कितना भी शेर बनने की कोशिश कर लेता था, लेकिन कुछ दर्द तो शिवाय के सीने में भी थे, जिसे उसके करीबी ही समझ सकते थे, और शौर्य उनमें से एक था जो शिवाय की शक्ल देखकर ही बता देता था कि वो इस वक्त परेशान है। शौर्य जैसे तैसे शिवाय को लेकर गाड़ी में आया। उसने गाड़ी में शिवाय को बैठाया और बोला, अंडस्को, मैं अभी 2 मिनट में खाना देकर आता हूँ, उसके बाद बैठकर बात करेंगे। शौर्य जैसे ही जाने को हुआ, शिवाय ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, अंडस्को, नहीं यार मैं चलता हूँ, छुई मुई इंतजार कर रही होगी। शौर्य ने शिवाय के हाथ से चाबी ले ली, क्योंकि वो जानता था शिवाय इस वक्त नशे में है और शायद ठीक से ड्राइव नहीं कर पाएगा। शौर्य बोला, अंडस्को, उससे मैं बात कर लूंगा, तुम बस 2 मिनट बैठो, मैं आया। इतना कहकर शौर्य तेज कदमों से अपार्टमेंट के अंदर चला गया और 5 मिनट बाद वापस आया। वो डैनी को खाना देकर आ चुका था। फिर वो शिवाय के पास गाड़ी में बैठा। शिवाय आंखें बंद किए गाड़ी से टेक लगाकर बैठा हुआ था। शौर्य बोला, अंडस्को, क्या हुआ शिवाय, आज फिर विराज की याद आ गई? शिवाय ने नम आंखों से शौर्य को देखा और बोला, अंडस्को, पता नहीं शौर्य, मैं कब तक झूठ बोलूंगा, कितना झूठ बोलूंगा। देख लियो, जब भगवान के पास जाऊंगा ना तो भगवान मुझे सीधा कहेंगे कि तू दुनिया का सबसे बड़ा झूठा इंसान है। मैंने बहुत झूठ बोले हैं, तू तो जानता ही है। अनिरुद्ध से झूठ बोला, आराध्या से झूठ बोला, और तो और अपनी पूरी फैमिली से झूठ बोला कि शिवांगी मर गई। शौर्य समझ रहा था। उसने शिवाय की बाजू पकड़कर अपनी तरफ खींचा और उसे गले लगा लिया। शौर्य की आंखों से आंसू बह गया। शौर्य बोला, अंडस्को, गीता में भी लिखा है, किसी के भले के लिए बोला गया झूठ झूठ नहीं होता, सच से भी ऊपर होता है। शिवाय ने अपनी पकड़ शौर्य पर कस दी और बोला, अंडस्को, नहीं यार, मैंने और भी बहुत झूठ बोले हैं। तुझे पता है मेरी लाइफ में झूठ के सिवा कुछ नहीं, अगर कुछ है तो वो है मेरी छुई मुई। तुझे पता है मेरी छुई मुई बहुत छोटी सी है, बहुत प्यारी, लेकिन फिर भी उससे बात करके उसके पास वक्त बिताने से मेरा सिर दर्द गायब हो जाता है। लेकिन आज उसके पास जाने का मन नहीं कर रहा, क्योंकि मैं इस दर्द के साथ रहना चाहता हूँ। शौर्य बोला, अंडस्को, शिवाय खुद को संभाल यार, कितना कुछ तो तूने ठीक कर दिया, कितना कुछ तो ठीक कर सकता है। देख डैनी वापस आ गया, तूने वंदना को ढूंढ लिया, आराध्या और अनिरुद्ध दोनों को अपने माँ बाप मिल जाएंगे, शिवांगी भी वापस आ जाएगी। शिवाय बोला, अंडस्को, कब आएगी शिवांगी वापस? कब आएगी मेरे विराज की आखिरी निशानी? मेरे पास विराज और वीरा अपनी बेटी की एक झलक देखने के लिए तरस गए। शौर्य बोला, अंडस्को, आ जाएगी, जब इतना कुछ ठीक हो गया तो शिवांगी भी हमारे पास आ जाएगी। इतने बुरे कर्म तो नहीं है कि भगवान हमें इतनी बड़ी पनिशमेंट दे। शिवाय शौर्य से थोड़ा दूर हुआ। उसने फिर से अपनी कमर गाड़ी की सीट पर टिकाई और आंखें बंद करके बोला, अंडस्को, पता नहीं कब आएगी, पता नहीं कब आएगी। और अचानक ही शिवाय चिल्लाकर बोला, अंडस्को, क्या कहूँगा मैं विराज को जब वो मुझसे पूछेगा कि मेरी बेटी कहाँ है? क्या कहूँगा मैं वीरा को जब वो मुझसे पूछेगी, शिवाय भैया मेरी बेटी कहाँ है? मैं पागल हो जाऊंगा शौर्य मैं पागल हो जाऊंगा। शौर्य मुझसे नहीं हो रहा है यार, इससे अच्छा तो मैं ये सब छोड़कर कहीं चला जाऊं। मेरी वजह से डैनी कितने ही सालों रणविजय की कैद में रहा, मेरी वजह से ही वंदना पागल हो गई, मेरी वजह से अनिरुद्ध और आराध्या अनाथों की तरह रहे, सब मेरी वजह से हुआ। मेरी वजह से पीहू अपना मानसिक संतुलन खो बैठी। मैं ही हर प्रॉब्लम की जड़ हूँ। मैं मर क्यों नहीं जाता, मैं मर क्यों नहीं जाता? इतना कहकर शिवाय जोर जोर से स्टीयरिंग पर हाथ मारने लगा। शौर्य शिवाय को देख रहा था। शौर्य का दिल भी जोर से धड़क रहा था। शौर्य ने आगे बढ़कर शिवाय के हाथों को पकड़ लिया और एक बार फिर उसे कसकर गले लगाया और बोला, अंडस्को, कुछ नहीं हुआ शिवाय, विराज और वीरा ठीक हो जाएंगे और पीहू का कोई मानसिक संतुलन नहीं बिगड़ा, बस वो अपनी जिंदगी का एक हिस्सा भूल चुकी है। अवनीत है उसके पास, वो संभाल लेगा पीहू को। तुम्हें अवनीत पर भरोसा तो है ना?
शिवाय कुछ नहीं बोला, अपने आंसुओं को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। शौर्य को आज शिवाय को ऐसे देखकर बहुत बुरा लग रहा था। शिवाय ने अपने टाइम में न जाने कितना कुछ झेला था, लेकिन कभी टूटा नहीं था, लेकिन आज शिवाय टूट रहा था। शिवाय को ऐसे देखकर शौर्य की आंखों में भी पानी आ गया। शौर्य ने धीरे से पूछा, अंडस्को, चाचू को बुला दूं? शिवाय ने नामे गर्दन हिला दी। शौर्य बोला, अंडस्को, दिव्यांश को कॉल करूं? शिवाय ने नामे गर्दन हिला दी। शौर्य शिवाय से दूर हुआ और गाड़ी से उतरकर दूसरी तरफ आया। उसने ड्राइविंग सीट से शिवाय को बाजू पकड़कर उतारा और दूसरी सीट पर बैठाया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और अगले ही पल गाड़ी स्टार्ट करके वहां से चला गया। 1 घंटे बाद शौर्य ने गाड़ी रघुवंशी मैंशन में रोकी। शौर्य शिवाय को संभालता हुआ अंदर लेकर आया। अंदर दिव्यांश लिविंग एरिया में बैठा हुआ शिवाय का इंतजार कर रहा था। शिवाय को नशे में देखकर दिव्यांश को समझते देर नहीं लगी कि आज फिर शिवाय का दर्द उफान पर है। इस वक्त मेंशन में सब सो रहे थे, लेकिन छुई मुई अपने कमरे के बाहर खड़ी हुई शिवाय को देख रही थी। ऐसा नहीं था कि वो शिवाय के पास जाना नहीं चाहती थी, लेकिन समझती थी कि इस वक्त शिवाय को उससे ज्यादा दिव्यांश और शौर्य संभाल सकते हैं, इसलिए बस नम आंखों से अपने पति को देखती रही। दिव्यांश और शौर्य शिवाय को संभालते हुए एक कमरे में ले आए। दिव्यांश ने शिवाय को बेड पर लेटाया, उसके जूते निकाले, उसे ब्लैंकेट से कवर किया और फिर चेयर लेकर उसके पास ही बैठ गया। दिव्यांश शिवाय के माथे को सहलाता रहा। शौर्य बोला, अंडस्को, यार अब मैं चलता हूँ, चाशनी वेट कर रही होगी। इतना कहकर शौर्य जाने को हुआ और तभी शिवाय बड़बड़ाया, अंडस्को, मेरी वजह से पूर्वी पैंथर भी चले गए, मेरी वजह से उनकी बेटियां मर गई, सब मेरी वजह से हुआ, पर मैं नहीं मरता। शिवाय का बड़बड़ाना सुनकर शौर्य और दिव्यांश दोनों ही इमोशनल हो गए। दिव्यांश ने शिवाय के सीने पर हाथ रखा और उसे हल्का सा रब करते हुए कहा, अंडस्को, शिवाय तेरी वजह से कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। पूर्वी पैंथर वापस आ जाएंगे, जब वीरा विराज ठीक होंगे तो वो भी वापस आ जाएंगे। तूने ही तो उन दोनों को भेजा है और अब तू ही परेशान हो रहा है। शिवाय को खुद नहीं पता था कि वो नींद में क्या बड़बड़ा रहा है, लेकिन वो इस वक्त अपने आप को हर प्रॉब्लम का जिम्मेदार मान रहा था। आर्या भी दरवाजे पर खड़ी हुई शिवाय के दर्द को महसूस कर रही थी। अंदर आना चाहती थी लेकिन आई नहीं। अच्छे से जानती थी इस वक्त शिवाय को उसकी बाहों से ज्यादा दिव्यांश और शौर्य की संतावना की ज्यादा जरूरत है, इसलिए आंखों में आंसू लिए बस दरवाजे पर ही खड़ी रही। शौर्य भी शिवाय के पास आया और हाथ पकड़कर बोला, अंडस्को, मैंने कहा ना, तेरी वजह से कुछ नहीं हुआ। पूर्वी पैंथर वापस आ जाएंगे, उनकी बेटियां तेरी वजह से नहीं मरी। तू हर बात के लिए खुद को जिम्मेदार क्यों ठहरा रहा है? शिवाय कुछ नहीं बोला, नशे में था, करवट लेकर सो गया। दिव्यांश से अपने भाई का दर्द देखा नहीं जा रहा था। उसने शौर्य से कहा, अंडस्को, तू जा, मैं हूँ इसके पास। शौर्य जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन बार बार सांझ उसे मैसेज कर रही थी। शौर्य ने एक बार शिवाय के माथे पर हाथ रखा, उसे हल्का सा रब किया और बोला, अंडस्को, शिवाय तेरी वजह से कुछ नहीं हुआ, अब सब कुछ ठीक है और अगर ठीक नहीं है तो हम सब मिलकर ठीक कर देंगे, समझा? इतना कहकर शौर्य जाने के लिए मुड़ा और उसकी नज़र अपनी बहन आर्या से टकराई। उसकी आंखों में पानी था, अंदर आने की हिम्मत उसकी नहीं थी। वो शिवाय को ऐसे टूटते हुए नहीं देख सकती थी। उसने शिवाय को हमेशा अकड़ते हुए ही देखा था। शिवाय तो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम मुस्कुराकर सॉल्व कर देता था, लेकिन अब प्रॉब्लम इतनी ज्यादा हो गई थी कि वो शिवाय से सुलझ नहीं रही थी। शौर्य आर्या के पास गया और उसकी आंखों से आंसू पोंछता हुआ बोला, अंडस्को, बच्चा, शिवाय शेर है, शेर और शेर घायल भी होना तो भी शेर ही रहता है और घायल शेर तो और ज्यादा खतरनाक हो जाता है। तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये जो तू टूटा हुआ शेर देख रही है ना, ये शेर जब उठेगा ना तो तू देखना हर प्रॉब्लम को ऐसे ही सॉल्व कर देगा। आर्या ने बस हमें गर्दन हिला दी और अपने भाई को गले लगा लिया। शौर्य ने आर्या के बालों को चूमा, उसके आंसुओं को साफ किया और फिर उसे खुद से दूर करके कहा, अंडस्को, मैं जा रहा हूँ, अपना और शिवाय का ख्याल रखना। आर्या ने हमें गर्दन हिलाई, फिर शौर्य वहां से चला गया। दिव्यांश ने फिर आर्या को देखा और अपने इमोशंस को कंट्रोल करता हुआ बोला, अंडस्को, साली साहिब क्या हुआ? आर्या ने नम आंखों से बस नामे गर्दन हिला दी।
दिव्यांश बोला, अंडरस्को, मैं हूँ इसके पास, तुम जाओ वंदना को संभालो। आर्या ने हमें गर्दन हिलाए और अपने आंसू पोंछते हुए वहां से चली गई। उसके जाते ही दिव्यांश ने अपना फोन निकाला और हर्षवर्धन को कॉल किया। थोड़ी देर में हर्षवर्धन घबराता हुआ उस कमरे में आया। हर्षवर्धन ने शिवाय को ऐसे देखा तो हैरान हो गया। उसने सबसे पहले शिवाय के माथे पर हाथ लगाया और दिव्यांश से पूछा, अंडरस्को, हुआ क्या है इसे? 465 सर, उनकी सांसें चल रही है। दिव्यांश ने कहा, अंडरस्को, आज फिर से वीरा विराज की याद आ रही है। मुझे समझ नहीं आता चाचू, ये क्या करता है, कैसे करता है, क्यों करता है? इसने सबको ये क्यों कहा कि वीरा विराज की मौत हो गई? मानो ना मानो, लेकिन पीहू की हालत इसकी वजह से हुई है। हर्षवर्धन शिवाय के पास बैठा। उसने शिवाय का सिर तकिए पर अच्छे से रखा, उसे ठीक से ब्लैंकेट से कवर किया और उसके बालों को चूम कर उसी के पास लेट गया। हर्षवर्धन की आंखों में भी पानी आ गया। दिव्यांश अपने इमोशंस को कंट्रोल करता हुआ बोला, अंडरस्को, चाचू, मैंने आपको इसलिए बुलाया था ताकि आप मुझे संभाले, लेकिन अब लग रहा है मुझे आपको संभालना पड़ेगा। हर्षवर्धन बोला, अंडरस्को, तू भी लेट जा। दिव्यांश भी शिवाय के दूसरी तरफ लेट गया। थोड़ी देर बाद दिव्यांश फिर बोला, अंडरस्को, चाचू, क्या आपको शिवाय पर गुस्सा नहीं आता? इसकी वजह से अवनीत और पीहू के बीच कितनी प्रॉब्लम है। हर्षवर्धन एक गहरी सांस लेकर बोला, अंडरस्को, अगर उस वक्त ये डिसीजन नहीं लेता तो अब तक वीरा विराज जिंदा नहीं होते। विराज के सीने पर 4 गोलियां लगी थी और वीरा को 2। उनका बचना मुश्किल था। अगर उस वक्त शिवाय कुछ डिसीजन नहीं लेता तो आज वो हमारे बीच नहीं होते। दिव्यांश सीलिंग को घूरता हुआ बोला, अंडरस्को, वीरा विराज जिंदा भी कहा है। कहने के लिए तो वो जिंदा है, लेकिन इसे जिंदा नहीं कहते, इसे तो मौत से भी बदतर जिंदगी कहते हैं। पता नहीं कब वो दोनों कोमा से बाहर आएंगे। बाहर आ भी गए तो भी हम उन्हें क्या जवाब देंगे? क्या कहेंगे उनसे कि हम उनकी बेटी ढूंढ नहीं पाए? हर्षवर्धन कुछ नहीं बोला, उसके पास तो किसी बात का जवाब नहीं था। और तभी दिव्यांश फिर बोला, अंडरस्को, मुझे याद है चाचू, वो दिन जब वीरा और विराज को देखकर पीहू बेहोश हो गई थी और अवनीत पीहू को लेकर हॉस्पिटल चला गया था। फ्लैशबैक, वीरा और विराज दोनों सड़क पर पड़े हुए थे। उनके शरीर से खून बह रहा था। शिवाय झटके से घुटनों के बल बैठ गया और दिव्यांश उसके हाथ से बंदूक छूट गई। वहीं पीहू सड़क पर ही बेहोश हो चुकी थी। अवनीत ने वक्त नहीं गवाया, पीहू को गोद में उठा लिया और गाड़ी में बैठा कर बिना कुछ सोचे समझे वहां से चला गया। अवनीत मान चुका था कि उसकी बहन मर गई है और अब वो पीहू को नहीं खो सकता। अगर वो पीहू को वक्त पर हॉस्पिटल लेकर नहीं आता तो शायद पीहू की दिमाग की हालत और ज्यादा खराब हो जाती। दिव्यांश और शिवाय के बिल्कुल पीछे गोपाल खड़ा था। उस वक्त गोपाल की उम्र बहुत ज्यादा नहीं थी। उसने अभी अभी दिव्यांश और शिवाय के लिए नौकरी करना शुरू किया था। गोपाल ने पहली बार ऐसा कोई नजारा देखा था। उसके दिल की धड़कन बढ़ रही थी। उसे नहीं पता था कि शिवाय और दिव्यांश का बॉडीगार्ड होना इतना खतरनाक है, लेकिन उसने शिवाय और दिव्यांश को इस हालत में देखा तो थोड़ा सा आगे गया। गोपाल धीरे धीरे चलकर वीरा और विराज के पास आ गया। उन दोनों को ही गोलियां लगी हुई थी। गोपाल ने कांपते हाथों से वीरा की कलाई को पकड़ा और उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। उसने पलटकर शिवाय को देखा और लगभग अपनी बढ़ी हुई धड़कनों को कंट्रोल करके बोला, अंडरस्को, सर, उनकी सांसें चल रही है। ये सुनते ही शिवाय और दिव्यांश अपने होश में आए। दोनों भागते हुए वीरा और विराज के पास आए। दिव्यांश ने अगले ही पल विराज का हाथ पकड़कर नब्ज चेक की तो विराज की पल्स भी चल रही थी। दोनों ने वक्त नहीं गवाया। शिवाय ने जल्दी से वीरा को गोद में उठा लिया और गोपाल और दिव्यांश ने विराज को उठाया। 10 मिनट में शिवाय ने वीरा और विराज को अस्पताल में एडमिट कर दिया था। दोनों का ट्रीटमेंट चल रहा था। शिवाय और दिव्यांश दोनों ही बाहर खड़े थे। शिवाय ने गोपाल को देखकर कहा, अंडरस्को, वीरा विराज मर चुके हैं। गोपाल हैरानी से शिवाय को देखकर बोला, अंडरस्को, नहीं सर, उस वक्त उनकी नब्ज चल रही थी। शिवाय बोला, अंडरस्को, अगर कोई पूछे वीरा विराज को क्या हुआ है तो कह देना कि वो गोली लगते ही मर गए। गोपाल को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने दिव्यांश की तरफ देखा और दिव्यांश समझ गया कि शिवाय के दिमाग में कुछ चल रहा है। दिव्यांश आगे आया। उसने गोपाल से कहा, अंडरस्को,
देखो कोई तुमसे पूछे कि वीरा विराज को क्या हुआ तो कह देना वो दोनों मर गए, बाकी बातें बाद में बताऊंगा, अब तुम यहाँ से चले जाओ, किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, समझ गए। गोपाल ने हमें गर्दन हिलाई और वहां से चला गया। 1 घंटे बाद डॉक्टर कॉरिडोर में आए। डॉक्टर को देखकर शिवाय अपनी जगह ही खड़ा रहा। दिव्यांश डॉक्टर के पास जाकर बोला, अंडरस्कोप कैसा है मेरा भाई? डॉक्टर ने कहा, अंडरस्कोप आपके भाई को 4 बुलेट लगी थी, मैंने बुलेट निकाल दी है, लेकिन अफसोस वो कोमा में जा चुका है। शिवाय अपनी जगह ही खड़ा था। उसने पूछा, अंडरस्कोप और विराज की पत्नी वीरा? और तभी एक नर्स बाहर आए और बोली, अंडरस्कोप सर उनकी पत्नी की हालत काफी क्रिटिकल है, उनका दिमाग इतना थक चुका है कि वो सरवाइव ही नहीं करना चाहती, हमने उन्हें इंजेक्शन दिया है, फिलहाल वो नशे में है, लेकिन मुझे नहीं लगता वो बचेंगी। शिवाय थोड़ा गुस्से में बोला, अंडरस्कोप लेकिन बचाना होगा वीरा, विराज को कुछ नहीं होना चाहिए, वरना इस अस्पताल को आग लगाने में मुझे वक्त नहीं लगेगा। शिवाय इस वक्त बहुत खतरनाक नजर आ रहा था। उसकी आंखें लाल हो गई थी, ऐसा लग रहा था कि वो आंखों आंखों में ही डॉक्टर को खा जाएगा। 1 सेकंड के लिए तो डॉक्टर ने भी अपना सलाइवा गटक लिया और तभी दिव्यांश शिवाय के पास आकर बोला, अंडरस्कोप होश में आओ शिवाय, तू पागल हो गया है, वीरा विराज को कुछ नहीं होगा, लेकिन तू खुद को संभाल। दिव्यांश वापस से डॉक्टर के पास जाकर बोला, अंडरस्कोप कुछ भी करो, कुछ भी, तुम्हें जो चाहिए जैसा चाहिए मैं लाकर दूंगा, लेकिन मेरे भाई और उसकी पत्नी को कुछ नहीं होना चाहिए, समझे? और तभी एक और नर्स बाहर आए और उसने डॉक्टर को देखकर बोला, अंडरस्कोप सर वो औरत, वो भी कोमा में चली गई। ये सुनते ही शिवाय और दिव्यांश दोनों ने आंखें बंद कर ली। ना तो वीरा विराज जिंदा थे और ना ही मरे थे। शिवाय कॉरिडोर में रखी चेयर पर बैठ गया। दिव्यांश अपने भाई के पास आया और बोला, अंडरस्कोप कुछ नहीं होगा हमारे भाई को, तू फिक्र मत कर, मैं कह रहा हूँ ना कुछ नहीं होगा, मैं चाचू को फोन करता हूँ। और तभी शिवाय ने दिव्यांश का हाथ पकड़ लिया और ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, अंडरस्कोप नहीं, चाचू को इस बारे में कुछ पता नहीं होना चाहिए, मैंने गोपाल से कहा ना, वो सबको यही कहेगा कि वीरा और विराज की डेथ हो गई। दिव्यांश बोला, अंडरस्कोप तू पागल हो गया है, तू जानता है ना घर में सबका रो रो कर बुरा हाल हो जाएगा, तू ऐसा क्यों कर रहा है? तू समझ रहा है ना रघुवंशी फैमिली में सैलाब आ जाएगा। शिवाय इस बार चिल्लाता हुआ बोला, अंडरस्कोप सैलाब आता है तो आने दो, लेकिन मैं नहीं चाहता कि वीरा विराज पर फिर से अटैक हो। अगर हमारे दुश्मनों को पता चल गया कि वीरा विराज जिंदा है तो वो फिर से उन पर अटैक करेंगे। इस बार शायद किस्मत हमारी तरफ खड़ी थी, इसलिए वो दोनों कोमा में है। अगर किस्मत ने जरा सा भी हमारे दुश्मनों को साथ दिया तो हम वीरा विराज को खो देंगे, और मैं अपने भाई को खाना नहीं चाहता, उसके लिए चाहे पूरी रघुवंशी फैमिली से झूठ बोलना पड़े, मैं बोलूंगा। इतना कहकर उसने डॉक्टर की तरफ देखा और बोला, अंडरस्कोप मेरे भाई भाभी कब तक होश में आएंगे? डॉक्टर ने ना में ही गर्दन हिलाते हुए कहा, अंडरस्कोप सर मुझे इसका जवाब नहीं पता, हम तो कोशिश ही कर सकते हैं, मशीन पर उन दोनों को जिंदा रख सकते हैं, लेकिन वो कब तक जिंदा रहेंगे, कब होश में आएंगे, कुछ कह नहीं सकते। लेकिन आप मेरी राय माने तो इन दोनों को ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट कर दीजिए। मैं वहाँ एक बहुत अच्छे डॉक्टर को जानता हूँ, उन्होंने अब तक 40 मरीज का इलाज किया है और 40 के 40 कोमा से बाहर आए हैं। आपको डॉक्टर तो इंडिया में भी बहुत मिल जाएंगे, लेकिन उनका रिकॉर्ड ज्यादा अच्छा है, आप चाहे तो उन पर ट्रस्ट कर सकते हैं। शिवाय ने हमें गर्दन हिलाए और बोला, अंडरस्कोप वीरा और विराज को ऑस्ट्रेलिया भेजने की तैयारी करो, आपको जितना पैसा चाहिए मैं दूंगा। डॉक्टर ने हमें गर्दन हिला दी। शिवाय ने दिव्यांश को देखा और बोला, अंडरस्कोप मैं अभी आया। इतना कहकर वो जाने लगा और तभी दिव्यांश ने उसकी बाजू पकड़कर अपनी तरफ घुमाया और बोला, अंडरस्कोप शिवाय तू क्या कर रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। शिवाय बोला, अंडरस्कोप मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। दिव्यांश ने एक बार फिर कहा, अंडरस्कोप रघुवंशी फैमिली रो रो कर मर जाएगी, तू रूही को जवाब नहीं दे पाएगा। शिवाय बोला, अंडरस्कोप मैं वो सब संभाल लूंगा, तुम बस वीरा विराज को ऑस्ट्रेलिया भेजने की तैयारी करो। दिव्यांश बोला,
लेकिन तू कहाँ जा रहा है? शिवाय ने कहा, पैंथर के पास। ये सुनकर दिव्यांश की पकड़ शिवाय से छूट गई और वो बोला, पैंथर हमारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। शिवाय बोला, आज देखनी पड़ेगी, उसे बात भी करनी पड़ेगी। उसके बच्चों के साथ जो कुछ हुआ उसमें हमारी गलती नहीं थी। वो खुद तो दूर हुआ ही, उसने पूर्वी को भी दृष्टि से दूर कर दिया, लेकिन अब नहीं। दिव्यांश ने पूछा, लेकिन तुम उससे मिलना क्यों चाहते हो? शिवाय बोला, वो अकेले रहना चाहता है ना, किसी से मिलना जुलना नहीं चाहता तो अकेले रहेगा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में वीरा विराज के पास, ताकि हमें वीरा विराज की कंडीशन के बारे में पता चलता रहे। इतना कहकर उसने दिव्यांश का हाथ अपने हाथ से हटाया और कॉरिडोर से होता हुआ वहां से चला गया। उसके जाते ही दिव्यांश ने अपना सिर पकड़ लिया। उसका सिर दर्द कर रहा था। एक तरफ शिवाय के प्लान उसे समझ नहीं आते थे और दूसरी तरफ उसका छोटा भाई और उसकी पत्नी कोमा जा चुके थे और अब ये बात वो किसी को बता भी नहीं सकता था। वो तो ये सोच सोच कर घबरा रहा था कि जब सबको पता चलेगा कि वीरा विराज मर गए हैं, तब क्या होगा? तब वो कैसे संभालेगा सबको, खासकर रूही को? दिव्यांश के सामने जब जब रूही का चेहरा आता, दिव्यांश का दर्द और बढ़ जाता। दूसरी तरफ शिवाय फ्लैट के सामने खड़ा हुआ था। इस वक्त शिवाय बहुत हिम्मत से काम ले रहा था। उसने बेल बजाई और पूर्वी ने गेट खोला और पूर्वी ने जैसे ही शिवाय को देखा उसकी आंखें भर आई। शिवाय ने भी अपने दोनों बाह फैला दी और पूर्वी सीधा शिवाय के गले जा लगी। पूर्वी रोते रोते बोली, मेरे साथ ये सब क्यों होता है? क्यों होता है शिवाय, मेरे साथ ही क्यों हुआ? मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, क्यों भगवान ने मेरी बच्चियों को मुझसे छीन लिया? शिवाय पूर्वी को संभालते हुए बोला, बस करो पूर्वी, अगर तुम भी रोओगी तो पैंथर को कौन संभालेगा? और तभी पीछे से आवाज आई, पैंथर इतना कमजोर नहीं कि उसे किसी के सहारे की जरूरत पड़े। पूर्वी ने अपने आंसू पोंछे और पलटकर पैंथर को देखा तो पैंथर ने 4 कदम आगे जाकर पूर्वी की बाजू पकड़कर अपनी तरफ खींचा और बोला, इन लोगों से मैं कोई मतलब नहीं रखना चाहता और तुम हो कि अपने आंसुओं के लिए कंधा भी इन्हीं का मांग रही हो। शिवाय बोला, तू गलत समझ रहा है, पूर्वी मेरी बहन जैसी है और अगर बहन अपने भाई का कंधा मांग ले तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। पैंथर बोला, मैं यहाँ तेरे और पूर्वी के रिश्ते को डिस्क्राइब नहीं करना चाहता, तुम यहाँ से जा सकते हो। शिवाय अंदर आया, उसने पैंथर का कॉलर पकड़कर थोड़ा सा खींचा और बोला, हुआ क्या है तुझे? ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया हमने जो तू हमसे दूरी बनाकर रखने लगा? अस्पताल में आग लगी, इसमें रघुवंशी फैमिली की क्या गलती है बता तू? सिर्फ इतनी कि वो हॉस्पिटल हमारा था, तू खुद ही बता, हमने तो भलाई करने के लिए उस अस्पताल को खोला था। मुझे क्या पता कि पहले ही दिन उसमें आग लग जाएगी। तू भी जानता है कि हमारे कितने दुश्मन हैं और कहाँ कहाँ फैले हैं, किसी ने आग लगा दी और तू हमसे दूर हो गया। पैंथर शिवाय की बाजू पकड़कर उसे झटकते हुए कहा, गलती थी आपकी, आपको हमें इनवाइट ही नहीं करना चाहिए था और मैं भी पागल अपने बीवी बच्चों को लेकर पहुंच गया आपका इनॉग्रेशन पार्टी में। ना मैं वहां जाता ना मेरी बच्चियां आग के हवाले होती। इतना कहकर पैंथर भी अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करता रहा। शिवाय ने एक बार फिर पैंथर की बाजू पकड़कर अपनी तरफ घुमाया और बोला, तो तू बता, तू मुझे कैसे माफ करेगा? घुटनों के बल बैठ जाऊं, हाथ जोड़ूं तेरे सामने? तुझे क्या लगता है तेरी जिंदगी में दुख है? हमारी जिंदगी में नहीं है। आज वीरा और विराज को गोली लग गई, वो दोनों कोमा में चले गए। ये सुनते ही पूर्वी को झटका लगा, वो सीधा दीवार से जा लगी, आंखें फाड़े बस शिवाय को देख रही थी और पैंथर उसकी आंखें भी बाहर आ गई। उससे पहले तो अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ।